नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो भारतीय समाज की एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, जटिल और परेशान करने वाली सच्चाई को दिखाता है। जी। एक तरफ तो हमारा संविधान है, अनुच्छेद 14, 15 और खासकर अनुच्छेद 17, है ना, जो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है और सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देता है। कागज पर तो ये सिद्धांत बड़े मजबूत लगते हैं, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जमीन पर देखते हैं, हकीकत वो काफी अलग है। समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिन्हें हम दलित समुदाय कहते हैं, वो आज भी सिर्फ सामाजिक भेदभाव ही नहीं बल्कि कई बार तो गंभीर अत्याचारों का भी सामना कर रहा है। तो ये जो संवैधानिक वादे हैं और जो रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव है, इसके बीच की खाई वो काफी चौड़ी है और चिंताजनक भी। हाँ, ये बात तो है। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी पर है कि दलित समुदाय के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनकी जड़ें कहाँ हैं और इनसे निपटने के क्या रास्ते हो सकते हैं। जी। हमारी बातचीत का आधार एक विस्तृत स्रोत दस्तावेज है जिसका शीर्षक है दलितों पर अत्याचार, कारण और समाधान। ठीक है। हमारा मकसद ये है कि इस स्रोत में जो तथ्य हैं, जो विश्लेषण है, उसके जरिए हम इस गंभीर मुद्दे की परतें खोलें, समझें कि ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है बल्कि जैसा कि स्रोत खुद कहता है, ये मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है। सही। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं, देखते हैं स्रोत हमें क्या बताता है। बिल्कुल। तो शुरुआत शायद दलित शब्द से करनी चाहिए। इसका ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ क्या है? हाँ। देखिए, ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय को अस्पृश्य माना जाता था और उन्हें पारंपरिक भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया था। मतलब कई बुनियादी मानवीय अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा गया। जैसा आपने कहा, संविधान ने तो 1950 में ही अस्पृश्यता को गैरकानूनी बना दिया था। अनुच्छेद 17 साफ कहता है कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में पालन करना वो मना है, निषिद्ध है। हाँ, बिल्कुल साफ लिखा है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा क्या कहते हैं चौंकाने वाली है और जिस पर स्रोत बार बार ध्यान दिलाता है, वो ये है कि सिर्फ कानून बना देने से सदियों पुरानी सामाजिक सोच और व्यवहार वो खत्म नहीं हो जाते। सही बात है, मानसिकता बदलना मुश्किल है। बिल्कुल। यही हमें वो विरोधाभास दिखता है, कानून के प्रावधान और सामाजिक हकीकत के बीच। कानूनी सुरक्षा तो है, सिद्धांत में समानता है, लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से के व्यवहार में, उनकी सोच में वो बराबरी अभी तक पूरी तरह उतरी नहीं है। और स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ कुछ दूर दराज के पिछड़े इलाकों की बात नहीं है। ये मानसिकता अलग अलग रूपों में आज भी काफी फैली हुई है। और ये भेदभाव जो है रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है, स्रोत इस पर काफी विस्तार से बात करता है। खासकर ग्रामीण भारत के बारे में कुछ परेशान करने वाले उदाहरण देता है। जी। जैसे आज भी कई गांवों में दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है। उन्हें उन कुओं या तालाबों या हैंडपंपों से पानी नहीं लेने दिया जाता जिनका इस्तेमाल सवर्ण जातियां करती हैं। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। सार्वजनिक जगहों पर जैसे शादियों में या दूसरे समारोहों में उन्हें तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों के साथ एक लाइन में बैठकर खाने नहीं दिया जाता। अच्छा। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं। कहीं दलित बच्चों को क्लास में अलग बिठाया जाता है, कहीं उनके साथ मिड डे मील में भेदभाव होता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, बच्चों के साथ भी। हाँ, और इससे भी ज्यादा गंभीर बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि जब दलित समुदाय के लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं या अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जी। मान लीजिए कोई दलित घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकालना चाहता है या किसी पब्लिक नल से पानी लेना चाहता है। हाँ, जो उनका हक है। बिल्कुल, जो उनका हक है, तो उन्हें अक्सर सवर्ण जातियों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि हिंसा भी होती है। स्रोत बताता है कि इसके जवाब में उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, उनकी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। अच्छा, यानी आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाते हैं। हाँ, और कई बार तो उन पर झूठे पुलिस केस भी करवा दिए जाते हैं ताकि उनकी आवाज दब जाए। बाप रे, ये तो पूरी तरह से दबाने की कोशिश है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत जो है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के सरकारी आंकड़ों का हवाला देता है और वो आंकड़े स्थिति की गंभीरता को दिखाते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? उनके मुताबिक हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचारों के हजारों मामले दर्ज होते हैं। हजारों? हाँ, और ये आंकड़े तो अपने आप में डराने वाले हैं। हाँ। लेकिन शायद पूरी तस्वीर भी नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत से मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते होंगे। हाँ, ये भी एक पहलू है। इन मामलों में सिर्फ छुआछूत या सामाजिक बहिष्कार ही नहीं है, बल्कि गंभीर शारीरिक हिंसा,
मारपीट, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, बंधुआ मजदूरी और उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करना, ऐसे संगीन अपराध शामिल हैं। और स्रोत एक और बहुत ही चिंताजनक बात बताता है, वो है न्याय मिलने में जो बाधाएं आती हैं। अच्छा, मतलब अत्याचार होने के बाद भी मुश्किल। हाँ, जब कोई अत्याचार का मामला होता है तो पीड़ितों के लिए न्याय पाना अक्सर एक और संघर्ष बन जाता है। स्रोत कहता है कि कई मामलों में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनका रवैया उदासीन रहता है या कभी-कभी तो पक्षपातपूर्ण भी होता है। एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करना, जांच में ढिलाई बरतना या फिर जो दबंग आरोपी हैं, उनके दबाव में केस को कमजोर कर देना, ये आम शिकायतें हैं। ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की हाथरस घटना, जिसका जिक्र स्रोत में है, वो इस समस्या का एक भयानक उदाहरण है। हाँ, वो घटना तो काफी चर्चा में रही थी। हाँ, उस मामले में एक युवा दलित महिला के साथ कथित गैंगरेप और फिर उसकी मौत के बाद जिस तरह से लोकल प्रशासन पर सबूत मिटाने और परिवार पर दबाव डालने के आरोप लगे, उसने पूरे देश में गुस्सा पैदा किया था और ये सवाल खड़ा किया था कि क्या सिस्टम खुद ही पीड़ितों को न्याय दिलाने में रुकावट बन रहा है। ये सब सुनकर वाकई सवाल उठता है कि आखिर इन अत्याचारों के पीछे मूल कारण क्या है? क्यों आज़ादी के इतने साल बाद भी और संवैधानिक सुरक्षा होने के बावजूद ये सब चल रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। स्रोत इसके पीछे कई कारण बताता है, जो आपस में जुड़े हुए भी हैं। जी। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा कारण है जातिवादी मानसिकता। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ढांचा है, एक विचार प्रणाली है जो हजारों सालों से चली आ रही है और लोगों के दिमाग में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। ये ऊंच नीच की भावना कि कुछ जातियां जन्म से श्रेष्ठ है और कुछ निम्न, यही तो इस भेदभाव और अत्याचार की जड़ है। सही बात। ये मानसिकता बदलना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारण स्रोत बताता है शिक्षा और जागरूकता की कमी। खास तौर पे दलित समुदाय के भीतर कई जगहों पर शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। इस वजह से बहुत से लोग अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में पूरी तरह जानते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ जो हो रहा है वो गैर कानूनी है, या अगर पता भी होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि शिकायत कहाँ करें, कैसे करें, अपने हक के लिए लड़ें कैसे। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, अधिकारों की जानकारी ना होना। तीसरा कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, या कहिए राजनीतिक उपेक्षा। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि अक्सर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में दलितों के मुद्दों को वो अहमियत नहीं मिल पाती जिसकी जरूरत है। पार्टियां जुबानी हमदर्दी तो दिखाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करने से हिचकती हैं। शायद इसलिए कि वो प्रभावशाली सवर्ण जातियों को नाराज नहीं करना चाहती। ये तो एक कड़वी सच्चाई है राजनीति की। और चौथा बड़ा कारण है कानून का कमजोर क्रियान्वयन। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए खास कानून बने हैं, जैसे SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। हाँ, वो तो काफी सख्त कानून माना जाता है। हाँ, माना जाता है। इसमें कई तरह के अत्याचारों को परिभाषित किया गया है और गंभीर मामलों में तुरंत गिरफ्तारी और जमानत न मिलने जैसे प्रावधान भी हैं। जी। लेकिन स्रोत के अनुसार दिक्कत यह है कि इस कानून का जमीनी स्तर पर अमल वो अक्सर बहुत ढीला होता है। मामलों की जांच ठीक से नहीं होती, गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलती, मुकदमे सालों चलते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि दोषी अक्सर सजा से बच जाते हैं। तो कानून होने के बावजूद सजा नहीं मिल पाती, ये तो बहुत गंभीर है। इन कारणों का अगर हम और गहराई से विश्लेषण करें, जैसा स्रोत करता है, तो ये साफ दिखता है कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ। वो जो सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था वाली बात है ना, वो सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। बिल्कुल। वो लोगों के रोजमर्रा के रिश्तों में दिखती है, शादी ब्याह के फैसलों में, गांव की बसावट में, यहाँ तक कि उनके अनजाने मन में भी मौजूद है। सही। इसे बदलना सिर्फ कानून बनाने या कुछ भाषण देने से नहीं होगा। बिल्कुल। ये गहरी सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती है। बिल्कुल। और जब इस गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता के साथ कानून का डर भी कम हो जाता है, मतलब जब SC/ST एक्ट जैसे कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता, जब पुलिस और प्रशासन लापरवाही करते हैं या पक्षपात करते हैं, तो इसका सीधा असर होता है। जो लोग अत्याचार करते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे दलितों के साथ कुछ भी करके आसानी से बच निकलेंगे।
क्योंकि सिस्टम या तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा या फिर उनके ही पक्ष में खड़ा होगा। इस तरह कानून का कमजोर क्रियान्वयन न सिर्फ समस्या को हल करने में नाकाम रहता है, बल्कि एक तरह से इसे और बढ़ावा देता है। ये एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। समाधान क्या है? क्या स्रोत इस निराशाजनक तस्वीर से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो समाधानों पर भी विस्तार से चर्चा करता है और कुछ ठोस उपाय सुझाता है। अच्छा, क्या है वो उपाय? पहला और सबसे बुनियादी उपाय है शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, न केवल दलित समुदाय में बल्कि पूरे समाज में। दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना होगा ताकि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें, और साथ ही समाज के बाकी वर्गों को भी जातिगत भेदभाव की बुराइयों और समानता के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना होगा। यानी दोनों तरफ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा उपाय है कानून का सख्ती से और निष्पक्षता से पालन। जैसा अभी हमने बात की, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। हाँ। SC/ST एक्ट और दूसरे संबंधित कानूनों को पूरी ईमानदारी और मजबूती से लागू करना होगा। पुलिस और प्रशासन को जवाबदेह बनाना होगा। और सजा? हाँ, अत्याचार करने वालों को तेजी से और निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक साफ संदेश जाए कि ऐसे काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। सही बात है। दिखने से ही डर पैदा होता है। तीसरा अहम उपाय है निरंतर सामाजिक अभियान। जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ जमीनी स्तर पर लगातार सामाजिक अभियान चलाने की जरूरत है। किस तरह के अभियान? इनमें स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों और मीडिया के जरिए लोगों की सोच बदलने की कोशिश शामिल होनी चाहिए। और ये अभियान सिर्फ सरकारी न हो, बल्कि सिविल सोसाइटी संगठन, धार्मिक नेता और जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यानी सबकी भागीदारी जरूरी है। हाँ, और चौथा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब तक सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों या राज्यों की, दलितों के उत्थान और उनकी सुरक्षा को अपनी असली प्राथमिकता नहीं बनाएंगी, तब तक बड़े बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल है। इसके में सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन पर गंभीरता से अमल करना और उनके नतीजे सुनिश्चित करना जरूरी है। अच्छा, तो ये 4 मुख्य समाधान स्रोत सुझाता है: शिक्षा जागरूकता, कानून का पालन, सामाजिक अभियान और राजनीतिक इच्छा शक्ति। हाँ, और ये सभी समाधान अलग अलग नहीं हैं। स्रोत इनकी आपसी निर्भरता को भी बताता है। कैसे जुड़े हैं ये? देखिए, जैसे शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है। हाँ। जागरूक नागरिक अपने अधिकारों की बेहतर ढंग से मांग कर सकते हैं और प्रशासन पर दबाव डाल सकते हैं कि कानून को सख्ती से लागू करो। ठीक है। बढ़ती जागरूकता और संगठित मांग से सामाजिक अभियानों को भी नई ताकत मिलती है। इसी तरह जब कानून सख्ती से लागू होता है, तो ये शिक्षा और सामाजिक अभियानों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करता है। तो ये सब मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये चेतावनी भी देता है कि ये कोई आसान या जल्दी होने वाला काम नहीं है। इसमें निरंतरता, धैर्य और गंभीरता की जरूरत है। ये एक बहुआयामी लड़ाई है जिसे सामाजिक, कानूनी, शैक्षिक और राजनीतिक सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। हाँ, ये कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला संघर्ष हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत करना और इसमें गति बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने समस्या की गंभीरता देखी, उसके कारण समझे और संभावित समाधानों पर भी बात की। स्रोत के विश्लेषण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दलितों पर होने वाला अत्याचार सिर्फ एक सामाजिक पिछड़ेपन का मुद्दा या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधे तौर पर भारत के संविधान ने जो हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल आदर्श दिए हैं, उन पर हमला है। हाँ। यह मानवाधिकारों का एक, आप कहिए, घोर उल्लंघन है जो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य के बुनियादी सिद्धांतों पर ही सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष भी यही लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष बहुत साफ है। जब तक भारतीय समाज का एक हिस्सा जन्म के आधार पर किसी दूसरे हिस्से को अशुद्ध, निम्न या कमतर मानता रहेगा और उसके साथ भेदभाव करेगा, तब तक हम एक सच्चे अर्थों में बराबरी वाला और न्यायपूर्ण समाज होने का दावा नहीं कर सकते। संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब ये सिद्धांत समाज की सोच और व्यवहार में उतरेंगे। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो सच में समावेशी हो,
जहां हर नागरिक की गरिमा सुरक्षित हो और जहां न्याय सबके लिए हो, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। और स्रोत शायद ये भी याद दिलाता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या दलित समुदाय की नहीं है। बिल्कुल, स्रोत ये भी याद दिलाता है कि जातिवाद जैसी बुराई से लड़ना और एक न्यायपूर्ण समाज बनाना सिर्फ सरकार या दलित समुदाय की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। सही बात है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ना चाहेंगे। जी जरूर। स्रोत में जिस गहरी जड़ें जमा चुकी जातिवादी मानसिकता की बात हुई है, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने आसपास, अपने व्यवहार में चुनौती देने का असल में मतलब क्या है? हम व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा क्या सोच सकते हैं या कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे धीरे धीरे ही सही पर एक ज्यादा बराबरी वाले और संवेदनशील समाज को बनाने में अपना कुछ योगदान दे सकें?